नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। साल 2022 के चुनाव आने से पहले ही सियासी उठापटक आपने तमाम देखी होंगी, लेकिन इस सियासी उठापटक का केंद्र पर इस वक्त दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। यानी जो इस उठापटक का केंद्र है वो दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली का दौरा करते हैं तो उसके मायने क्या है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोपहर करीब 1:35 पर खबर आती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अचानक दिल्ली के लिए निकल पड़े। मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात हो सकती है। यह खबर आते ही खबरों का पारा अचानक चढ़ गया, जिसके साथ राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी। ये कयास उस वक्त और भी दिलचस्प हो जाते हैं जब बात पार्टी की आलाकमान और योगी आदित्यनाथ के बीच नाराजगी को लेकर की जा रही हो। लेकिन ऐसा है क्या? देखिए, बीएल संतोष के लगातार 3 दिन की बैठक के बाद यह तो साफ हो गया कि 2022 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। रणनीतिकार स्वतंत्र देव सिंह होंगे और फिर योगी के दिल्ली पहुंचने के मायने क्या है, इसको सीधे सीधे समझिए कि योगी आदित्यनाथ के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के मायने हैं कि पहली बात कि इस मुलाकात में कैबिनेट में खाली पड़े पदों पर भरने पर चर्चा होगी, क्योंकि 3 मंत्रियों की मौत के बाद यानी उनके निधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री पद खाली हैं, जिनको चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भरना होगा। इसके अलावा संगठन में बदलाव और सरकार और संगठन के साथ तालमेल बनाने को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सरकार में बैठे लोग संगठन की सुने। बंगाल में मिली हार और पंचायत चुनाव में मन मुताबिक नतीजे ना मिलने को लेकर समीक्षा की जा सकती है और इसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा अपने लोगों की नाराजगी को सुनने और उसे दूर करने को लेकर भी हिदायत दी जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच इतना समझ लीजिए कि चुनाव से सिर्फ 7-8 महीने पहले पार्टी योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह से हिलाने का रिस्क नहीं ले सकती। और साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के करीबी जो हैं AK शर्मा, उनको मंत्रिमंडल में क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात का पूरा सार समझने की कोशिश करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, उनसे भी समझेंगे, विपक्ष से भी जानेंगे कि बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं और उनका रवैया क्या है इस बैठक को लेकर, इस मुलाकात को लेकर। राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे जिनसे समझेंगे कि आखिर ये मुलाकात क्या कहती है, क्या सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने में कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम तलाशेंगे, जवाब जानेंगे। अब से कुछ देर में, कुछ पलों में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा और उनके साथ हम ऐसे कई सवाल जिनको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का ये जो घटनाक्रम है, ये जो अचानक मुलाकात के लिए बना, ये बहुत कुछ कहता है उत्तर प्रदेश में। इसके राजनीतिक मायने अलग हैं, सियासी मायने अलग हैं और क्या क्या इसके मायने हो सकते हैं, क्या संभावनाएं इस पर जताई जा रही हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में जुड़ेगा और उनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या हालात है और हालात क्या चल रहे हैं, क्या बैठक में हुआ, क्या मंथन चल रहा है, क्या समीक्षा की जा रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है। 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और अभी कुछ दिन पहले ही बीएल संतोष जो उत्तर प्रदेश में आए थे, 3 दिन तक लगातार उन्होंने अलग अलग बैठकें की, मंथन किया, समीक्षा की, फीडबैक लिया, सुझाव दिए। और उसके बाद राधा मोहन सिंह आए, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, कई नेताओं से मुलाकात की। और अब अचानक से दिल्ली पहुंच जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये जो है उसको लेके कई तरह की संभावनाएं और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साधारण शब्दों में चले तो उत्तर प्रदेश में जो कि कैबिनेट का विस्तार होना है, 2022 की तैयारी करनी है, संभावना है कि उसको लेके मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, खासकर विपक्ष भी है, राजनीतिक जानकार भी हैं, जो ये मानते हैं कि बीजेपी में फिलहाल संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ तो है जो कहीं ना कहीं नाराजगी का रूप ले रहा है। कुछ लोगों के बीच में थोड़े से मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी मानना है कुछ जानकारों का। लेकिन खुल के अभी कुछ भी कह पाना और सामने कुछ हो पाना थोड़ा सी बड़ी चुनौती लग रही है। हम जानेंगे, कई सवाल हैं जहन में जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और राहुल लाल है, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये जो अचानक मुलाकात दिल्ली में हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री के साथ, जेपी नड्डा के साथ, ये मुलाकात क्या कहती है? क्या ये साधारण मुलाकात लगती है या फिर इसके कुछ और मायने? राजेश जी, ये साधारण मुलाकात नहीं है।
ये एक तरह से काफी लंबा सा जो विवाद चला है, अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में एक तानातानी खींचासी रही है यहाँ पे। और देखिए उसके कारण बहुत सारे थे, लेकिन ये सतह पे जो आपने भी किया वर्णन अरविंद शर्मा के मामले को लेके, यह विवाद जो है कि वो सतह पे आ चुका था। उसके बाद देखिए काफी दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस में नंबर 2 है, वो उन्होंने जो है कि लखनऊ की यात्रा की। उसके बाद देखिए कि संतोष जी की यात्रा हुई, बीएल संतोष गए हैं वहां पे, पूरा जिसके फीडबैक की कहानी थी, एक लंबा सा मैराथन वहां पे मेहनत चला है। तो एक तरह से जो संवादहीनता की भी स्थिति बनी हुई थी केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच में, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो कहानियां बनी थी, उसको दूर करने का एक आखिरी स्थिति ये दिख रही है। और इसमें कुछ ना कुछ पैचअप जरूर जो है कि अंदर खाने वहां पे हुआ है, इसलिए ये सामान्य मीटिंग नहीं हम लोग कह सकते हैं। देखने में जरूर लगता है कि देखिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ये एक सामान्य सी स्थिति देखने से लग रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में जो योगी आदित्यनाथ की आज दिल्ली की यात्रा हुई है, वो पूरे जो पिछले कई दिनों से लगातार जो घटनाएं चल रही थी उसके रूप में एक बड़े मुख्य घटनाक्रम के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। हाँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है हमारे साथ, राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंच जाना, प्रधानमंत्री से फिर कल मुलाकात होगी, आज गृह मंत्री से मुलाकात हुई, पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात हुई, ये मुलाकात क्या कहती है? राजेश जी, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस लिहाज से बहुत सम्मान किया जाता है और हम लोग उसके सामने नतमस्तक हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, जो इस तरीके की जो गतिविधियां बताई जा रही हैं, ये हमारे यहाँ सामान्य गतिविधियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजेश जी ये प्रक्रिया है, ये अनवरत चलती रहती है। हाँ, ये कोरोना कालखंड में थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ। आपको याद होगा दिसंबर महीने में जब सब कुछ ठीक था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे और बिल्कुल ठीक इसी तरीके की राजनीतिक हलचल हमारे उत्तर प्रदेश में हुई थी। और ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सीधे नहीं आए थे। आप याद करिए, उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश आए थे। तो ये तरीके की गतिविधियां हमारे यहाँ सामान्य तरीके से होती रहती है और बैठकों की प्रक्रिया चलती रहती है। ये अनवरत चलती है। ये वार्ड से लेकर मंडल से लेकर जिले और प्रदेश में इस तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। हाँ, वर्तमान में जो अगले वर्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए थोड़ी सी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हाँ। जो चर्चा ये हुई तो हो सकता है इसमें जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उस विषय पर भी चर्चा हुई होगी। जो संगठनिक गतिविधियां उस पर चर्चा हुई होगी। कोरोना कालखंड में किस तरीके से संगठन ने उससे मोर्चा लिया, सरकार ने किस प्रकार से उसमें जो काम किया उस पर चर्चा हुई होगी। इस तरीके से कई विषय रहे होंगे। लेकिन खाली अगर ये कहा जाए इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला था संगठन या सरकार में, मंत्रियों के फेरबदल को ले ही हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ के प्रचारक आए थे या फिर इस प्रकार की बड़ा भारी हलचल कोई होने वाली है। लेकिन राघवेंद्र जी, उससे जोड़ के तो देखा जाएगा ना, अभी कुछ दिन पहले बीएल संतोष आए, उसके बाद राधा मोहन सिंह आए, कई मुलाकातें हुई। ठीक है, पार्टी के नेता हैं, मुलाकातें करेंगे, बैठ के करेंगे, मंथन करेंगे, लेकिन कई तरह की सुगबुगाहटें थी। आज अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल मुलाकात है ये, या फिर वाकई कुछ अंदर खाने में कुछ ऐसा है जिसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और अंदर ही सेटिंग पूरी करने की कोशिश की जा रही है? नहीं राजेश जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, विश्वास करिए। ये लंबे कालखंड के बाद कुछ सामान्य सी स्थिति हुई है। इसमें जो हमारे जो उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से कोरोना संक्रमण से मुकाबला किया, इस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। और जो संगठन और सरकार में आपस में तालमेल बनाया रहा, इस विषय पर भी चर्चा की गई। और जो अगला आगामी विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कुछ समय उसमें भी दिया गया हो, विधान परिषद का मनोनयन होना है, उसमें भी चर्चा हो सकती है। ये इस तरीके के तमाम विषय होते हैं। पर्टिकुलर अगर हम ये बात कहें कि बहुत बड़े कोई घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में होने वाला है, ये हमें लग रहा है न्याय संगत नहीं है। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा, आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं। जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके मायने विपक्ष के नजरिए से अगर देखें तो क्या निकलते हैं? राजेश भाई, सब कुछ चंगा है जी। जीडीपी ग्रोथ डाउन हो गई, सब कुछ चंगा है जी। बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ चंगा है जी। कोरोना से देश के अंदर इतनी महामारी पैदा हो गई कि ना जाने कितने लोग मर गए और गंगा की तट तक लाशें आ गई। सब कुछ चंगा है जी। देश के अंदर अफरा तफरी मची है पर फिर भी चंगा है और सब कुछ ठीक है जी। मुख्यमंत्री काम करते करते दिल्ली आ गए, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और बंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट भी आ जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक है जी। तो ये बात तो भाजपा बताएगी कि चंगा कितने सी ते ठीक कितने सी।
ये तो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा का नेता ही बता पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी को वो ठीक रखना चाहते हैं या ठीक से हटाना चाहते हैं। कौन से लिफाफे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या सब चंगा है जी, ये तो राजेश भाई यही बताएंगे। और आपकी अगर तैयारी की बात करें, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस खुद को कहां देख रही है 2022 में? आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस अपना ग्रास रूट से कार्य कर रही है। हमको इलेक्शन बिल्कुल जमीन स्तर से लड़ना है, ये हमको पता है, क्योंकि आज यूपी के अंदर हमारी पोजीशन जो है उसको हमें मेंटेन करके बड़ा लेके आना है। तो आज यूपी की जनता, सूबे की जनता क्या देख रही है? सूबे की जनता उस सरकार के नेतृत्व की तरफ देख रही है जिस सरकार का नेतृत्व आज ढलान पर आके खड़ा हो गया, जिसको सूबे की जनता ने चुना और ऐसे प्रचंड बहुमत में लाके चुना, उसके लिए यूपी की जनता ने आज वोट करना है। तो हमारा तो टक्कर सबके साथ आएगी, आने वाले वक्त तो उसको भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन अभी हम अपना बिल्कुल जमीन स्तर पे कार्य कर रहे हैं। हमारे को किसी पे अच्छे करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी हैसियत को जानकर हमारा वर्कर, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम विधायक से लेकर अपने जमीन स्तर के ऊपर कार्य कर रही है। ठीक है राहुल लाल, आपने दोनों को सुना, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को भी, विपक्ष को भी। क्या वाकई ये जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है वो एक साधारण प्रक्रिया है? 2022 के लिए मंथन किया जा रहा है और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर बात चल रही है, या फिर सही मायनों में कुछ ऐसा है जिसको बताया नहीं जा रहा, जो एक कोशिश की जा रही है कि अंदर खाने में ही सब कुछ सेट हो जाए, किसी तरह की कोई नाराजगी या कोई बात ऐसी है तो उसको वहीं तक सीमित रखा जाए और तैयारी आगे की जाए? देखिए, जहां पे भी धुआं होता है वहां कहीं न कहीं आग होता है, बिना आग के धुआं कभी जलती नहीं है। अभी हम लोग देखिए, मैं कुछ घटनाओं का उदाहरण दूंगा, आप समझ लेंगे कि क्या वो बिल्कुल इतना सामान्य है। जब बीएल संतोष के साथ उसमें वो मीटिंग हो रही थी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बयान अलग थे कि अंदर क्या हो रहा था। एक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष हो रही थी, उसके लिए रणनीति बना रहे थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 2022 के चुनाव के लिए रणनीति बना रहे थे। हो तो कोई एक ही चीज रहा होगा, या तो कोरोना के लिए संघर्ष हो रहा होगा या 2022 के चुनाव के लिए रणनीति बन रही होगी। तो जितने सारे लोग आ रहे थे उनके बयान अलग अलग हो रहे। तो पहली चीज इसका मतलब है कि जो आप बता रहे हैं कि फीडबैक लिया जा रहा था वो चीज हो रहा था। उसके बाद देखिए कि कैसे वो एक तरह से राज्यपाल के पास जिस दिन वो राधा मोहन जी जाते हैं, उस माननीय राज्यपाल से मिलते हैं, उसी दिन वो स्पीकर से भी मिलते हैं। तो अचानक से राज्यपाल से मिलना, स्पीकर से मिलना, अगर हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम पे जो लगातार नजर रखते हैं, क्या इसको एक सामान्य घटनाक्रम देखेंगे तो वो भी घटनाक्रम सामान्य नहीं था। उस बीच में एक लिफाफे की भी चर्चा हो गई थी कि राधा मोहन सिंह जी ने कोई लिफाफा दिया है, वो लिफाफा किया है, वो उसका भी मामला काफी ज्यादा गर्म रहा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हम लोग अगर देखें तो उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरा वहां की जो स्थिति है और जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके बीच में कहीं न कहीं मतभेद था। उसमें संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा है उसमें। अब तो ये चर्चा, अब वो चर्चा इस स्थिति में है कि मोदी झुके कि योगी झुके। अब इस स्थिति में वो घटनाक्रम अभी दिल्ली पहुंचा हुआ है वो, तो इसलिए इसको सामान्य घटनाक्रम कहीं से भी नहीं कहा जाएगा। एक राजनीति की समझ रखने वाला छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा कि पूरा उत्तर प्रदेश में हर घटनाक्रम बिल्कुल सामान्य धारा में घटती चली गई है। और हम लोगों ने पहले भी देखा है, और आप उत्तर प्रदेश में किसी भी विधायक से अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो विधायक क्या मंत्री भी एक तरह से कहीं कहीं देखिए उनके अपने अलग असंतोष हैं, क्योंकि अब चुनाव में पार्टी को जाना है। पहली बार हम लोगों ने देखा था कि 100 से ज्यादा विधायक खुद जो है कि वो धरने पे बैठ गए थे। ये तमाम स्थितियां रही। और इसी बीच में देखिए राजेश जी, एक और चीज पर जिसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण कराऊंगा कि आरएसएस एक तरह से संघ की तरफ से आया कि अब राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं होगा, इस तरह की भी चीजें आई जी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो योगी जी ने जो पूरा घटनाक्रम को दिया है अंजाम, और इससे जो राहत मिली है वो केवल योगी जी को नहीं मिली है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्षेत्रीय छत्रपों को लेकर केंद्रीय पॉलिसी क्या हो, उस पूरे मामले पे केंद्र में कहीं न कहीं मंथन हुआ। हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि काफी बड़ी है। कोई कितना ही दावा क्यों न कर ले कि राज्य के चुनाव में उनके वो चेहरे नहीं होंगे, लेकिन उनका जिस तरह से छवि है, बड़ा छवि है, वो ऑटोमेटिक वो चेहरा फिर भी बनेंगे। हम लोग देखेंगे कभी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होंगे तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का जो एक चेहरा होगा सामने। लेकिन हाँ, इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय छत्रपों से निपटने के तरीके को बदलने के लिए बाध्य किया है।
इसको आपको जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ मुजफ्फर खान भी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुजफ्फर जी, प्राइम न्यूज पे आपका स्वागत है। और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, मुलाकातें कर रही है, मंथन कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है, समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख रही है? आप लोगों की क्या तैयारी है 2022 को लेकर, चूंकि अब रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में कुछ किया होता तो समाजवादी पार्टी का और हमारा ये मानना है कि शायद आज उनको इतनी बैठकें, इतना मंथन और इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। हर मोर्चे पे योगी सरकार फेल हुई है और कोविड ने तो खास तौर से ये दिखा दिया कि लोग बिल्कुल भी आम आदमी को लेकर के गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोगों की जान गई है, बच्चे अनाथ हुए हैं, हमारी बहनें बेवा हो गई और सरकार सोती रही और खामोश रही, इसलिए उत्तर प्रदेश के आम आदमी ने यह तय कर लिया है कि उसे साइकिल चलानी है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में, उनको कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसे हालात पैदा किए, हम तो धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी का कि जिन्होंने आज ये जाहिर कर दिया कि आप जो है केवल धर्म करके आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ हासिल नहीं कर पाए, जिस पर मैं ये कहूंगा कि उसको भी तो उजाला मैसर ना हो सका जिसने हमें चिराग जलाने नहीं दिया। और तुम ही तो कह रहे हो कि खतरे में है चिराग, ऐसा कोई इशारा हवा ने नहीं दिया। आज हालात बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हक में है और इसलिए है क्योंकि योगी सरकार और खास तौर से डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और आम आदमी को ना तो रोजगार ही दे पाई है, ना ही कोई डेवलपमेंट का काम कर पाए। उत्तर प्रदेश को इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया। आज ये हालत है उत्तर प्रदेश की कि अगर आज से आप कोई नया काम करने जाएंगे, आप देखिए कि इन्होंने कहा था कि साहब हम गंगा किनारे एक्सप्रेस वे बनाएंगे और तमाम जो समाजवादी के काम थे उनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रोक दिया, तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। ये केवल एक ही एजेंडे पे काम करते रहे और आज भी फिर उसको दोहराने जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में घटना घटी, जगह जगह ये फिर उसी तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश करने लगे। इनके जो छोटे छोटे छुटभइये घटक दल इन्होंने बना रखे हैं वो हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमारा ये यकीन है कि इस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है और इनको सबक सिखाने जा रही है, क्योंकि ये लोग शमशान कब्रिस्तान करने लगे और इन्होंने इतने बड़े लेवल पे किया कि इन्होंने गंगा के किनारे कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान वालों को ये लोग गालियां बकते थे और इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया। हमारे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मैं समझता हूं हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं होगा कि जो इनको अब जवाब नहीं देगा। सब जवाब देने के लिए तैयार बैठे। राघवेंद्र जी, मैं चाहता हूं आप इस पे टिप्पणी करें, उसके बाद आप ही से अगला सवाल। देखिए राजेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी। अगर हम ईमानदारी से कहें तो 4 साल में 2 साल तो इन्हीं के गुंडों से लड़ने में हमारा निकल गया। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी या इस तरीके के जो अपराधी तत्वों ने उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीनों में किस प्रकार से कब्जा किया था, उसको लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति हमारी सरकार ने छुड़ाई। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से दंगे होते थे। ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं जाता था जिस दिन उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुआ करते थे। अच्छा ये बताइए, 4.5 साल में एक भी दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बिल्कुल चरम सीमा पर था। समाजवादी पार्टी के गुंडे वसूली किया करते थे। मुझे याद है हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक सीओ को बोनट पे बांध करके, गाड़ी की बोनट पे बांध करके उसको घुमाया था। पूरे नंगा नाच गुंडों करते थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के।
अगर 4.5 साल का हम कार्यकाल देखें तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने काम किया है। विकास के नाम पर किसी समय, इस समय 3 हॉस्पिटल हमारे बन रहे हैं, 5 जो है एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से सैकड़ों विकास के काम है। अब ये जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है संगठन में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें हम लोग कमर कस लिए, वार्ड से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश तक हम लोगों की बैठकों का दौर चालू है। और ईमानदारी की बात है, हमारी 300 के आसपास उत्तर प्रदेश में सीटें आने जा रही हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, इस बार का जो चुनाव है 2017 से वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ आपको समाजवादी पार्टियां विपक्षियों से नहीं बल्कि अपने भी कुछ लोग हैं जिनकी नाराजगी कई बार सामने आई, उनको भी समझाना होगा, उनसे भी लड़ना होगा, उनको भी साथ लेके चलना होगा। इस बार थोड़ी चुनौती अलग और बड़ी होगी आपके लिए। नहीं, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है राजेश जी, कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है कांग्रेस की तरीके से नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ 4 बर्तन होते हैं, थोड़े से खटकते भी हैं, कुछ असंतोष भी किसी में व्याप्त होता है। मुझे ये कहने में कहीं गुरज नहीं है, लेकिन हम लोग समय रहते उनके विषयों को पटाक्षेप कर देते हैं। आगे आने वाले समय में देखिएगा हमारी सरकार जो है, हमारा संगठन जो है पूरी चुस्त दुरुस्त तरीके से 2022 के चुनाव में आने वाला है। ठीक है राहुल लाल, क्या जिस तरीके के दावे और वायदे किए जा रहे हैं, एक बार फिर भरोसा किया जा रहा है, उसमें कितना दम नजर आता है हकीकत में और इन वायदों में, इस भरोसे में? और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्या बीजेपी की कोशिश होगी कि किस तरीके से साधा जाए लोगों को? देखिए, चुनाव के समय अब काफी कम बचे हुए हैं, ऐसे स्थिति में अलग अलग जातिगत समूहों को जरूर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का प्रयास करेगी। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो बहुत ज्यादा नजरें सबों की बनी हुई है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री के जो मुख्य दूत हैं अरविंद शर्मा जी, उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और शामिल किया जाएगा तो जो मुख्य चीजें मांग पहले से चली आ रही है कि उनको जो है कि वो एक तरह से वो नियुक्ति और गृह विभाग, ये दोनों विभाग जो है कि वो चाह रहे थे, तो क्या ये दोनों विभाग उन्हें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो ये सब तमाम कई सारे प्रश्न जो है कि उठते हुए रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के दावे कर रहा है, लेकिन अंदर खाने से स्वयं जो है कि सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरह से एक तरह से जो, अगर मान लीजिए कि जो कोरोना की जो स्थिति आई और उसमें जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयागराज का संपूर्ण मामला जो है कि बार बार कवर किया गया, तो उससे जो एक इमेज बिल्डिंग का जो पूरी स्थिति थी वो उसको काफी नुकसान हुआ है। हाँ। आज ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार में जो है कि जो कोरोना के आंकड़े थे उसमें लगभग 4000 आंकड़ों को और जोड़ना पड़ा है उसमें जो है। तो अगर उस तरह की स्थितियां बनेंगी तो कहीं कहीं देखिए हर किसी ने अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसे स्थिति में कोरोना के मैनेजमेंट में जो डबल इंजन सरकार की जो चीजें दिखनी चाहिए थी वो जनता को नहीं दिखी। लेकिन कम से कम अब उसके बाद जो लोगों के दुख और दर्द हैं, जो अर्थव्यवस्था के अन्य समस्याएं हैं, उसको सरकार किस तरह से निपटती है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। और जहां तक देखिए केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच के संबंधों में जरूर पैचअप करने का प्रयास किया गया है राजीव जी, लेकिन ये हम लोगों को जरूर समझना चाहिए कि उस धागे में एक गांठ जरूर पड़ी है, तो वो गांठ कितना नुकसान पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश को, ये भी चीज सोचने वाली चीज है कि आप जब अब चुनाव बिल्कुल पास में और इस तरह के मतभेद की चीजें आ रही हैं, क्योंकि पहले देखिए अगर हम लोग बात करें 2017 में इस तरह से अंदरूनी खींचातानी की खबरें समाजवादी पार्टी से लगातार आ रही थी कि उसमें शिवपाल यादव और अखिलेश, वो खींचातानी की चीजें आई और उसका कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। इस बार उसी तरह की चीजें लगातार देखिए पब्लिक डोमेन में आई है। भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर स्वीकार नहीं करे कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाएगा या ये फिर जमीन पर असर डालेगा ये? क्योंकि अभी भी देखिए विधायकों का संतुष्टि मुख्यमंत्री से है। हाँ। मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से असंतुष्ट है, तो ये पूरा एक अलग सा दौर था, उसको किस तरह से समाप्त किया जाता है, उसका क्या समाधान होगा, उसके ऊपर पूरा भविष्य निर्भर करेगा राजेश जी। ठीक है, यानी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो खुल के सामने नहीं आ पा रहा और कई सवाल अभी ऐसे जिसका हम जवाब तलाशेंगे। बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और वहां पे पहुंच के अमित शाह, जेपी नड्डा और कई दूसरे मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, चूंकि कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, उसके क्या मायने हैं, इसके अलावा विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि मंथन किया जा रहा है 2022 को लेकर, बैठकें की जा रही है 2022 चुनाव को लेकर।
विपक्ष की क्या तैयारी है उसको भी हम समझ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। चंद्रमोहन जी का रुख करेंगे। चंद्रमोहन जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपका जिक्र किया था, एक तरफ बीजेपी है जो संगठन में अगर कोई नाराजगी भी है तो उसे दूर करके कोशिश ये कर रही है कि कैसे उसे मजबूत करें। मंथन किया जा रहा है कि चुनाव जीतना, उसके लिए पार्टी को बिखरने नहीं देना, लोगों को छूटने नहीं देना। लेकिन आपकी क्या तैयारी है? चूंकि आप लोगों का हम देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो संगठन को मजबूत किया जा रहा है या फिर वाकई तैयारी की जा रही है, या देखा जा रहा है सब कुछ के क्या चल रहा है? राजेश भाई देखिए, कोई किसी के समूह में रह के किसी समूह में चले जाता है तो जाने वाले की चर्चा कम, जिस जगह चला जाता है उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है। वो चर्चा इसलिए हो जाती है कि जो जैसे एक क्लास के अंदर बैठा हुआ एक विद्यार्थी पहले डेस्क का हो और वो अगर दूसरी सेक्शन में चला जाए और शिफ्ट कर दिया जाए तो उसका डेस्क बदल जाता है, उसकी परिस्थिति बदल जाती है। तो उसकी परिस्थिति की चर्चा उसकी उस पार्टी में जाने पर होती है कि अब इसको कौन सा डेस्क मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसकी परिस्थिति कैसे रहेगी। खैर वो विषय उनका है, उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन अहम विषय जो आ जाता है कि देखिए, आज से 4.5 साल पहले नेतृत्व के साथ साथ, किस नेतृत्व के साथ यूपी का सूबा चला था कि हमने एक ऐसा मजबूत नेतृत्व दिया है जो देश की सूबे को खुशहाल करेगा। लेकिन आज उसी पे प्रश्न चिन्ह उन्हीं के व्यक्ति खड़े करने लग गए, वही बंद लिफाफा उसी नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह करने लग गया। तो क्लियर हो गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक तर्क सामने आ गया कि 4.5 साल गुजरने के बाद जब इलेक्शन सामने आ रहा है, जिस नेतृत्व को दिया गया था वो नेतृत्व ने सूबे की जनता के साथ इंसाफ नहीं करा, सिर्फ एक पैटर्न की राजनीति करी, वो उसी पैटर्न के सिक्के पे खड़ा रहा। जबकि यूपी की 22 से 25 करोड़ की जो आबादी है, आज उसके अंदर बेरोजगारी चली गई, महंगाई का कोई वो नहीं रहा, यहाँ महामारी का आलम से मौतें होती चली गई और इस चीज की बुखलाहट का असर संघ तक चला गया। और संघ के जो संस्थापक और जो उनके संचालक है, उनको उस रिपोर्ट के तहत एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट बना के उस पर चर्चा करने लगी। अब प्रश्न गंभीर राज भाई इससे हो जाता है कि क्या इस नेतृत्व के अंदर दिल्ली की बैठी भाजपा का आईना गलत है या संघ के बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व का आईना गलत है, और या उत्तर प्रदेश के अंदर उन दोनों का बिठाया हुआ चेहरा गलत है। तो आज सूबे की जनता के लिए कश्मकश पैदा कर दी। और जो यूपी के अंदर जिस व्यक्ति ने आज वोट दिया था और जो वोट देके जब उसने नेतृत्व मांगा था, जिस नेतृत्व को दे दिया गया था, उस पे प्रश्न चिन्ह भाजपा ने आज अपने आप खड़ा कर दिया। शायद उसके अंदर भाजपा के बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व के जो व्यक्ति हैं वो शुरू से ही हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री उनका विरोध कर रहे थे, तो आज वो मुखर होके सामने आ रहा है, जो अभी 2-4 दिनों में बहुत ओपन होकर सामने आएगा। तो भाजपा के लिए घड़ी बड़ी चंगी नहीं है, इसके लिए भाजपा को बताना है। इसीलिए बुखलाहट, जब आपका अपना घर का सामान हिल रहा हो या ना हो तो दूसरे के घर या बाजार से लाके सामान अपने घर में रखना पड़ जाता है। ये प्रश्न चिन्ह भाजपा के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो भाजपा को अगर उन्होंने काम करा होता तो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, उनको ये कहना ना पड़ता कि हमारे को 2 साल तो सपा के कार्यों में गुंडागर्दी निकालने में खत्म हो गए। ठीक उसी तरह से उनको सेंटर में कहना पड़ता है जी 70 साल के सरकार के कार्यों में निकालते निकालते हमने पहला टर्म निकाल दिया और दूसरे टर्म में तो हम सिर्फ अपने कपड़े ही संवारते रह गए। जनता के अंदर तो बेरोजगारी पैदा हो गई। यही सूबे का हाल है। क्योंकि जब इनसे इनकी पूछी जाती है तो ये उस आईने में खड़े होकर अपना अक्ष नहीं देखते हैं, क्योंकि इनको अपने अक्ष की पहचान है कि इनका अक्ष कैसा है। ये दूसरे के अक्ष पे प्रश्न चिन्ह बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं। मुजफ्फर खान, इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है चुनावी, वो क्या होने वाला है? क्योंकि विपक्ष को क्या लगता है कि ये मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि सरकार तो हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुद्दे थे जहां पे सरकार विफल रही? देखिए राजेश जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पंचायत चुनाव हुए, ग्राम प्रधान के चुनाव हुए, उसमें 1641 टीचर की जान चली गई, शिक्षकों की जान चली कोविड के कारण। और योगी सरकार ये बताती रही कि केवल 3 टीचर मरे। शिक्षक संघ जो है वो चीख के कहता रहा, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रही। अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि साहब जंगल राज था और गुंडा राज था। समाजवादी पार्टी के समय में 8 पुलिस वाले कानपुर के अंदर शहीद हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर देते हैं। समाजवादी के समय में, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी के समय में ऐसे हालात और ऐसा माहौल नहीं बना। आपने तो लॉ एंड ऑर्डर को ही खत्म कर दिया वहां उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन बेटियों को उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया।
साथ में आप जो है किस तरह से बच्ची को ले जा करके उसका आपने अंतिम संस्कार किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जो मुद्दे हैं असल विकास की हम बात करते हैं, ये लोग धर्म की बात करते हैं। और हुआ उल्टा है बिल्कुल राजेश जी, कि ये योगी जी को लाए थे एक धार्मिक चेहरा बना करके, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा हो गया। उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। आज वो पत्थर भारतीय जनता पार्टी के सर पे पड़ रहे हैं, जिनको ये लेके आए थे। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये लोग विनाश की बात करते हैं। हम लोग किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, और ये लोग तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए केवल धन की राजनीति करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी धर्म और वर्गों के लोगों से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक है और बीजेपी का सफाया तय है। आप भाजपा के किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे में और इनके जो दल निकल करके आते हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर देते हैं, मार पिटाई करते हैं, आप लोग इनके झांसे में ना आए। अब उत्तर प्रदेश बदलाव की राह पर है और उत्तर प्रदेश की नजरें मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने तो जब वोट लिया था यूपी के लोगों से और उनसे कहा था कि साहब हर समाज के नेता को कह दिया था कि साहब हम इस समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस समाज के नेता को मुख्यमंत्री। तो इन्होंने राघवेंद्र जी, इस बार बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है? क्योंकि भाजपा के लिए मुश्किल ये भी है कि 2 बार कोरोना की जो लहर आई उसने भी सिस्टम को पूरा हिला दिया। विपक्ष को एक मौका दिया था आप लोगों को घेरने का। बड़ा मुद्दा क्या लगता है, कोरोना बनेगा 2022 के चुनाव में, या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे भी हैं जिसपे लगता है आपको कि मुश्किल हो सकती है, या उपलब्धियां ऐसी है जिसपे आपको लगता है कि इस पे लोग आपके साथ रहेंगे? देखिए, हमारी उपलब्धियां बहुत बेहतर हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 कार्यकाल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के 4 लाख नौकरियां हमने दे दी। ये बिल्कुल प्रमाणित सत्य है, हंसिए नहीं, आप जरा बता दीजिएगा जाके। आपने 2 कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दी थी, 1.5 लाख पुलिस कांस्टेबल की भर्ती मैंने की है। इसी प्रकार से मैं अराजकता गुंडागर्दी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। आप ये कहते हैं धर्म की बात तो हम लोग करते हैं। आप लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था अगर मेरी सरकार आई तो मैं 5 थाने में 5 कांस्टेबल मुसलमान रखूंगा। आप लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, कब्रिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता है, कब्रिस्तान में बाहर मुर्दे आते नहीं है, कब्रिस्तान की बाउंड्री से क्या मतलब? आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, आप लोग समाज की राजनीति करते हैं। अहिर बेगम बनाने की बात आपने की। आप लोग, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अराजकता, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आखिर सीमा तक थी। अब मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि हम जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही विकास करेंगे। देखिए, इन्हीं गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में ये 33 सालों से नहीं है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता G23 में जो लोग थे, आवाज इनको होने लगी मेरी, ठीक कराइए, जो G23 के लोग थे उसमें से 5-6 लोग अन्य दलों में जा चुके हैं। क्या कांग्रेस के नेतृत्व को इसमें विचार नहीं करना चाहिए? G23 के नेताओं ने बैठक की थी, उसमें मात्र एक मांग की थी, आप नेहरू गांधी परिवार से हटा करके किसी अन्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, सुविधा रहेगी। लेकिन उन लोगों ने कोई बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो 23 लोगों में थे 5 लोग कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे दलों में जा चुके। देखिए, कांग्रेस की जो है उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत दयनीय है। प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाई गई थी। ये बताइए, प्रभारी बनने के बाद कितनी बार उत्तर प्रदेश आई है? ये लोग सिर्फ नेहरू गांधी के नाम को बेचना चाहते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे आपके पास आऊंगा, लेकिन चंद्रमोहन जी इससे पहले टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, राघवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात बोली और राघवेंद्र मुजफ्फर भाई नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए तो मेरे पास बहुत विषय है। ठीक है, आगे कर, आपकी बात आ गई आपकी बात। अब उनको जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। राघवेंद्र जी भूल गए कि राघवेंद्र जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज वो कांग्रेस युक्त भारत के साथ साथ कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी उन्होंने। और हमारी सत्ता गई कहां है? हमारी सत्ता तो जब हम थे तब भी थे और सत्ता आज भी है हमारी जब आपकी है। तो आपके पास अपनी ना तो लेखनी है, ना तख्ती है, ना शाही है। वो शाही भी कांग्रेस की है, तख्ती भी शाही की है। सिर्फ 2 लाख के बचे हैं। वो 2 लाख के आने के बाद उससे बेरोजगारी थोड़ा बढ़ जाती।
महंगाई चरम सीमा पे थोड़ा पड़ चली जाती, देश के अंदर विकास। अरे आप लोग देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, देश की सरकार को बदनाम करने के लिए कभी चीन के बोर्ड में बैठे नजर आते हैं, कभी पाकिस्तान के बोर्ड में बैठे नजर आते हैं। 25 करोड़ रुपए चीन को चंदा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई है, आपके पास इसी तरीके से पूरे देश में दुर्गति होने वाली है। चंद्रमोहन जी, देश की जनता आप लोगों को पहचान चुनी है। आपके पास भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, नेता है, देखिए आप काम भी करते हैं, उसके बाद भी आपको दूसरी पार्टी को देखना चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह राघवेंद्र जी आप पे उठ जाता है कि इतना बड़ा दल, उसके पास आपका नेता ही नहीं, इतना बड़ा। ठीक है मुजफ्फर, आप टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है चंद्रमोहन जी, उसके पास अपना नेता नहीं, तो हमारी चिंता मत करिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है, 125 साल पुराना हमारा इतिहास है, उसी को आप खंगाल रहे हैं, उसी की राजनीति कर रहे हैं। राजेंद्र जी मैंने जवाब दे दिया, आराम से तसल्ली से सोचिएगा क्या जवाब दिया है मैंने। ठीक है मुजफ्फर खान, आप टिप्पणी कर रहे हैं, एक सेकंड मुजफ्फर खान। अब ये भाजपा के साथी अगर सुनना चाहें, थोड़ा धीरज रखें तो हम कुछ कहें। राजेश जी, सबसे बड़ा एक मुद्दा बीजेपी हमेशा ये लाती रही कि परिवारवाद, वो हम समाजवादियों पे भी आरोप लगाते रहे और कांग्रेसियों पे भी आरोप लगाते रहे। लेकिन आप देखिए कल की जो घटना है, जितिन प्रसाद जी को जो ये लेके आए हैं, जितिन प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद और उनके पिताश्री, वो पूरा परिवार कांग्रेसी रहा। और क्या वो परिवार नहीं था, खानदान नहीं था? आप महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेके आए, उनका पूरा परिवार, क्या वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है? तो बीजेपी की कथनी और करनी में यह अंतर है कि ये कहते थे कि साहब एक बिरादरी के लोग जो है उत्तर प्रदेश से साबित हो जाते हैं। आज आप जाकर के देखिए, कोई महकमा हो, ये तो बीजेपी वालों को अब सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हर जगह आपने, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समाज से आते हैं तो आपने जगह जगह ठाकुर समाज के लोगों को बिठा दिया और मेरे उस ब्राह्मण को आपने किनारे कर दिया जिसने बड़े सपने देखे थे। तो आज वही होने जा रहा है जो किसी जमाने में आडवाणी जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को आगे बढ़ाया था। आज वही पलट के आपको योगी जी दे रहे हैं। हम तो धन्यवाद देंगे आप लोगों को कि आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया और देश को, खासतौर से उत्तर प्रदेश को, आपने विकास की राह से हटा दिया। आपने जो समाजवादी पार्टी के काम थे उन सब सारे के सारे कामों को आपने रोक दिया। 20 साल उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। योगी जी ने कहा था 15 दिन के अंदर हम गड्ढे भर देंगे। आज आप टिप्पणी कर रहे हो, सवाल भी मेरा आपसे था, लेकिन आप पहले अपनी टिप्पणी करें। गड्ढों वाला उत्तर प्रदेश होकर रह गया है। ठीक है राहुल लाल, कल के घटनाक्रम पे भी हो रही है, जितिन प्रसाद के मामले पे भी। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस मामले को लेके कि एक तरह से ब्राह्मण राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि 10 से 12% वोट है और वो जिसके साथ जाते हैं, जिसके साथ गए हैं उसकी सरकार बनी है, जिससे हटे हैं उसकी सरकार गिरी भी है। चाहे वो मायावती की 2007 में जो सरकार बनी थी, चाहे वो 2012 की सरकार हो, चाहे वो 2017 की सरकार हो। ये बिल्कुल तय बात है। अलग अलग सर्वे में भी हम लोगों ने देखा है कि 2017 में 80% से ज्यादा वोट जो है ब्राह्मणों के बीजेपी को मिले थे। लेकिन क्या बीजेपी में ब्राह्मणों को उस रूप में जो कि भागीदारी मिली, तो वो उस चीज को लेकर असंतोष की स्थिति रही। लेकिन कल का जो घटनाक्रम हम लोग देखते हैं कि इसको जिस तरह से ब्रांडिंग करके जितिन प्रसाद जी को शामिल किया गया भारतीय जनता पार्टी में, तो अब तक जो बीजेपी स्वीकार नहीं करती थी कि ब्राह्मण एक तरह से उनसे नाराज है, कहीं कहीं इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकारोक्ति प्रदान की है। जबकि देखिए अगर हम लोग इसके पहले जो बीजेपी ने जो अलग अलग कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लिया है, चाहे वो ज्योतिरादित्य को लिया, तो वो सरकार बनाने गिराने में सक्षम थे। चाहे सचिन पायलट को लेकर प्रयास हो रहा था, वो भी सरकार बनाने गिराने में सक्षम कुछ ऐसी स्थितियों में थे। लेकिन क्या जितिन प्रसाद ऐसे किसी स्थिति में थे? तो एक तरह से स्पष्ट है कि जो समझने वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं कि बीजेपी ने कम से कम उसको स्वीकार किया कल के दिन सार्वजनिक तौर पे कि हाँ ब्राह्मण समुदाय जो है हमसे नाराज है। देखिए दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए योगी जी ने कई अच्छे काम किए। हम लोग जो बिजनेस के मामले में हम लोगों ने देखा कि उसके रैंक को उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश को ले आए। लेकिन स्थिति हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज जब कोरोना प्रबंधन को लेके तमाम आरोप केवल और केवल योगी जी के ऊपर लग रहे हैं और ऊपर केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी और जो दूसरे लोग चाह रहे हैं कि हम उस आवरण से हम सुरक्षित बच जाए, तो देखिए ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखिए
जब आप चुनाव में जाते हैं और डबल इंजन की बातचीत करते हैं तो जिम्मेवारी केंद्र की भी होगी, राज्य की भी होगी, ये चीज को बड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को। क्योंकि देखिए ऐसा कोई अलग विशेष प्रयास, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कोई उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से अलग से कोई ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था नहीं की जा रही थी, या कोई केंद्र की तरफ से कोई उत्तर प्रदेश को अलग प्रिविलेज नहीं मिल रहा था। तो और दूसरी चीज कि अगर योगी जी कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो हम देखिए, हम लोग सभी नेताओं से जब बातचीत करते हैं राजेश जी, देखिए विपक्षी दल तो वो स्पष्ट रूप से खुल के कहते हैं कि हमें जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, वो ठीक। लेकिन राहुल लाल, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर क्या संघ और बीजेपी में किसी तरह का मतभेद नजर आ रहा है? क्या दोनों के जो मत है, दोनों के जो सुझाव है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब तक हम देखते रहे हैं संघ और बीजेपी एकजुट होकर यहाँ पे लड़ता रहा है, लेकिन क्या अब मतभेद सामने आने लगे उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए मतभेद तो बिल्कुल कहीं न कहीं रहा है। एक तरह से अभी भी जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो वो बिल्कुल संघ का उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। और आज की जो दिल्ली यात्रा हो रही है, हमें लग रहा है कि संघ ने कहीं न कहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भी एक तरह से उनके चेहरे के लिए मनाया है और ये पैचअप करने का संभवतः प्रयास है, लेकिन वो आगे के दिनों के घटनाक्रम से दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक लंबा सा मतभेद जो है वो संघ और बीजेपी नेतृत्व के बीच में प्राथमिक तौर पर स्पष्ट रूप से वो खुल के दिखा। पहले भी आंतरिक तौर पर रहे होंगे, लेकिन यह घटनाक्रम काफी बड़ा रहा। और ये यकीन मानिए कि बिल्कुल जो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वहां तक ये खबरें पहुंची हैं। तो आप इसको भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी इसके डिनायल मोड में आए, इससे जो नुकसान होना था इस संपूर्ण घटनाक्रम से, वो नुकसान जरूर हुआ है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। और 2022 के चुनाव में कोरोना प्रबंधन जनता के लिए मुद्दा होगा। भले ही राजनीतिक दल अपने ढंग से उन मुद्दों को कहीं पर भी कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता के मामले में उसके मन में ये मामला जरूर रहेगा, ये जरूर तय वाली बात है। इसलिए मैं अभी भी भाजपा सरकार से अनुरोध करूंगा जो चला रहे हैं कि कम से कम आप पुनर्वास की स्थिति देखिए, जो चले गए वो तो वापस आ सकते, लेकिन उन परिवारों के पुनर्वास की स्थिति, उनके कैसे देखभाल हो सके, उसके लिए युद्ध स्तर पे कामकाज किए जाने चाहिए। राघवेंद्र जी, अब यहाँ पे क्या इस तरह की, चूंकि कई अंदर खाने से खबरें ऐसी भी आई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेके, संगठन को लेके या उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके संघ और बीजेपी में थोड़े मतभेद नजर आए, क्या इस बात में सच्चाई है? चूंकि राजनीतिक जानकार हमने कई अलग अलग लोगों से बात की, उनका भी ये कहना है कि मतभेद दिखाई दे रहे हैं और अब उसी पे पर्दादारी हो रही है। देखिए राजेश जी, संघ की अपनी कार्य क्षेत्र अलग है, कार्य प्रणाली अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य क्षेत्र अलग है, कार्य प्रणाली अलग है। अगर संघ और भाजपा को हम एक करेंगे तो ये हमें लग रहा उचित नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, अनुषंगिक संगठन है संघ का भारतीय जनता पार्टी, हमें ये कहने में कतई बुराई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उसमें संघ का डायरेक्ट दखल बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरीके से ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, संघ नाराज है या संघ खुश है, ना संघ कभी भारतीय जनता पार्टी से खुश होता है, ना संघ कभी नाराज होता है। उसका एक अनुषंगिक संगठन है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है और तरीका अलग है। उसमें कोई यहाँ एक संगठन मंत्री, हम लोग संघ जो है संगठन मंत्री दे देते हैं, तो उसमें जो है देख रेख के लिए वो अपना काम करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने का अलग तरीका है और ये माननीय योगी आदित्यनाथ, इनका जो है विशेषाधिकार है। अगर वो सरकार में कुछ करना चाहेंगे तो वो अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसी तरीके से जो संगठन है, संगठन में माननीय स्वतंत्र जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और माननीय जेपी नड्डा जी, ये लोग मिलकर के संगठन देखते हैं। हम लोग की समन्वय बैठकें भी होती रहती है। इसी श्रृंखला में ये जो 2-3 दिन की जो गतिविधियां हुई थी, ये वो थी समन्वय स्थापित करने के लिए। और जो विधानसभा का चुनाव है उसका भी एक विषय ये था, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई राजनीतिक हलचल जो मीडिया में दिखाई पड़ रही है, ये देख लीजिएगा, 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा, आप टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए राजीव भाई, झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच की तरह बताने जाता है और झूठ को सच बोलने में भाजपा को नेताओं का हाथ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन राघवेंद्र जी ने अपनी बातों में स्पष्ट कर दिया कि 2 ताकत वाले सेक्टर यूपी को चला रहे थे। एक सेक्टर जो तो दिल्ली से चलता था पीएम, एक सेक्टर वो था जो संघ का था। ये डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि तो किसी वक्तव्य में पीछे जाएंगे तो ये बोलते हैं संघ और भाजपा एक है, लेकिन आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2 सेक्टर दिल्ली से यूपी को चला रहे थे। अब उन दोनों सेक्टरों का मन लिफाफे में रिपोर्ट क्या है, क्या चंगी है और क्या ठीक है। राघवेंद्र जी की ने इशारा तो दे दिया है, लेकिन स्पष्टता नहीं दी। सूबे की जनता इस बात को समझ गई है और समझना यह पड़ेगा कि जो तीसरा सेक्टर यूपी के अंदर काम कर रहा था, जो कोरोना की महामारी के अंदर जो प्रॉब्लम सूबे ने झेली, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपराध की शाखा बढ़ी, उसके अंदर उस सेक्टर में दोनों जिम्मेवार है या एक तीसरे सेक्टर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। राघवेंद्र जी,
आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। कम से कम आज आपने माना भाई, अरे चंद्रमोहन जी जरा अपनी चिंता करिए, उत्तर प्रदेश में कुछ काम करिए। प्रियंका जी से कहिए कुछ पश्चिम पूरब में आके कुछ करें, प्रभारी बना देंगे। प्रभारी के बाद कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपनी कांग्रेस की चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग हमारी अपना काम चिंता कर रहे सूबे हैं। की जनता कर लेगी, जैसे आपको 2 से इतना बना दिया और सूबे की जनता कर लेगी, लेकिन आपने सूबे की जनता नहीं करी चिंता। सूबे की जनता करी होती तो कृपया कांड के अंदर इस तरह विस्तार न हुआ होगा। सूबे की जनता करी होती तो सरकार के कद पे राज्यों का ढांचा होता। सूबे की जनता की चिंता करी होती तो वक्त मेरे पास इतना ही था, मैं आप दोनों को रोकूंगा। चंद्रमोहन जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। राघवेंद्र जी, आप भी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे यहीं पे वाइंड अप करना होगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी और चंद्रमोहन शर्मा, राहुल लाल, मुजफ्फर खान जी, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। सवाल यहां पे कई उठे और बड़ी बात यह कि जो मुलाकात दिल्ली में हो रही है उसके मायने क्या हैं। अभी आने वाले वक्त में इससे कई पर्दे उठना बाकी है, देखना होगा। कल चूंकि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ, उसमें क्या कुछ होता है। बीजेपी से सामान्य प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष में कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ झाला है।